नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जापान की इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि हाल ही में जापान ने अपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का स्पॉट जर्मनी को गवा दिया है और अब जापान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और ऐसा नहीं है कि जर्मनी बहुत तेजी से ग्रो होकर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, बल्कि जापान ने तेजी से डिक्लाइन किया और अपना थर्ड स्पॉट जर्मनी को गवा दिया। और इसके रिलेटेड काफी लोगों को ये लगता है कि जापान की एजिंग पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ हो नहीं रही है, इस वजह से हो रहा है। और ओवरऑल डेमोग्राफिक्स जापान के साथ नहीं है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी स्लम कर रही है। नो डाउट ये वन ऑफ द मेजर रीजन है, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है, बल्कि सेंटिमेंट्स अफेक्ट करने वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जापान में हुए हैं जिस वजह से लोगों की एस्पिरेशंस को धक्का लगा है एंड ओवरऑल इकोनॉमी में एक कंजम्पशन वॉइड आया है। इसी पॉइंट को समझने के लिए हमें जापान की स्टोरी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री समझकर ही आपको डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, रोरिंग 60s, 70s, 80s। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जापान का हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ रेट का चार्ट है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे 1960s में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 से 12% थी और वही 1970s एंड 80s में 5 से 7% थी, यानी कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट थी, ऑलमोस्ट जितने भी भारत की है। प्लस इसी टाइम जापान ने अपने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, जिसकी बदौलत जापान में जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ उसने जापान को वर्ल्ड लीडर बना दिया इन शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसिशन ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, स्टील, ऑटोमोबाइल एंड हाई टेक्नोलॉजी। आज भी जापानीज टेक्नोलॉजी का बोलबाला है और इस हद तक जापान ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए थे उस टाइम पीरियड में कि दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड रेल, जिसको हम बुलेट ट्रेन बोलते हैं, वो 1 अक्टूबर 1964 में ही चालू हो गई थी और ये जापान की खुद की टेक्नोलॉजी थी। और शिप बिल्डिंग की बात करें तो आज भी दुनिया की 12% शिप कैरिंग कैपेसिटी जापानीज ही है। आपको एवरग्रीन शिप तो याद ही होगी जो सुएज कैनाल में फंसी थी, वो भी जापानीज ही थी। इस दरमियान जापान के एक्सपोर्ट्स भी 15% से बढ़ रहे थे और 1965 में जापान ने पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस एक्सपीरियंस किया। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये तक प्रेडिक्शन आने लगे कि जापान यूएस को बीट करके इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। चैप्टर 2, प्लाजा अकॉर्ड इन 1985। दोस्तों, प्लाजा अकॉर्ड G5 नेशंस के बीच साइन होने वाला एक जॉइंट एग्रीमेंट था जो 22 सितंबर 1985 को साइन हुआ और कई इकोनॉमिस्ट इसी एग्रीमेंट को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर स्लो डाउन इन जापानीज इकोनॉमी। लेकिन हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पे आने से पहले यह समझना पड़ेगा कि प्लाजा अकॉर्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस बना ही क्यों था। तो दोस्तों, 1979 में यूएस में इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच गया था एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। उसी समय यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉकर ने इंटरेस्ट रेट्स 20% तक पहुंचा दिए, जिस वजह से धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगी। लेकिन इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स का कुछ तो नुकसान यूएस इकोनॉमी को झेलना ही था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली गई और यूएस डॉलर तेजी से अप्रिशिएट हुआ। अब जब एक करेंसी इतनी अप्रिशिएट होती है तो उसकी परचेसिंग पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने से बेटर हो जाता है बाहर से इंपोर्ट करना, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। इसी वजह से यूएस लार्ज ट्रेड डेफिसिट में चले गया एंड दूसरी तरफ जर्मनी और जापान थे ही हर एक चीजें सस्ते दामों में यूएस को सप्लाई करने के लिए। सो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए एंड वापस इकोनॉमिक मशीनरी यूएस की चालू करने के लिए यूएस ने प्लाजा अकॉर्ड को प्रपोज किया, जिसमें यूएस ने प्लेज किया कि वो अपना फेडरल डेफिसिट रिड्यूस करेगा एंड कंट्रीज लाइक जापान एंड जर्मनी अपनी डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट करेंगे बाय इंप्लीमेंटिंग टैक्स कट्स, ताकि ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट उनकी कंट्री में ही यूज हो जाए। और सब G5 नेशंस जिन्होंने भी प्लाजा अकॉर्ड को साइन किया, उन्होंने डायरेक्टली करेंसी मार्केट में इंटरवीन करने की भी बात की टू करेक्ट करंट अकाउंट इम्बैलेंसेस। अब इस सब का नतीजा जापान पर क्या हुआ, आइए देखते हैं। चैप्टर 3, एसेट बबल क्रिएशन एंड बर्स्ट।
दोस्तों, प्लाजा अकॉर्ड की बदौलत जापानीज येन बहुत तेजी से अप्रिशिएट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, दैट इज 46% का अप्रिसिएशन। एज अ रिजल्ट जापान के एक्सपोर्ट्स एंड जीडीपी ग्रोथ दोनों थम सी गई इन फर्स्ट हाफ ऑफ 1986। अब इकोनॉमी को रिसेशन में देख और येन को इतना अप्रिशिएट होते देख, जो जापानीज अथॉरिटीज थी उन्होंने एक साइजेबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टिमुलस इंट्रोड्यूस किया। जापान में इंटरेस्ट रेट्स 3% से गिरा दिए और यही इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन थे टिल 1989। अब इकोनॉमी को रिसेशन में जाते देख जापानीज अथॉरिटीज ने टाइम रहते एक्शन ले लिया, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 1986 से रिकवरी शुरू हो गई थी और 1987 से जापान का आउटपुट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन इकोनॉमी में लार्ज स्टिमुलस डालने के बाद और इंटरेस्ट रेट्स को इतना लो रखने के कारण क्रेडिट ग्रोथ और एसेट प्राइसेस भी बढ़ने लगे, स्पेशली स्टॉक प्राइसेस एंड अर्बन लैंड प्राइसेस इतने इन्फ्लेटेड हो गए थे कि टोक्यो के इंपीरियल पैलेस ग्राउंड के 1.15 स्क्वायर किलोमीटर की प्राइस एस्टिमेट उस टाइम के पूरे यूएस के कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट वैल्यू से ज्यादा थी। अब इतना यूफोरिया देख थोड़ा लेट ही सही, बैंक ऑफ जापान ने फर्स्ट मॉनेटरी टाइटनिंग स्टेप लिया ऑन May 30, 1989 और इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ा दिए। लेकिन इकोनॉमी में कोई स्लोडाउन नहीं दिखा। बैंक ऑफ जापान ने उसी साल और 2 बार रेट्स बढ़ाए एंड नेक्स्ट ईयर दैट इज 1990 में 2 और रेट हाइक किए, जिसके चलते जो प्रॉपर्टी मार्केट में एक उबाल था वो ठंडा पड़ गया एंड पीक से प्राइसेस गिरने लगे। ऑल्सो 29 दिसंबर 1989 में जापानीज स्टॉक मार्केट इंडेक्स निक्काई 225 ने अपना ऑल टाइम हाई मारा एंड उसके बाद से डिकेडल लॉन्ग बेयर मार्केट में चले गया। चैप्टर 4 लॉस्ट डिकेड ऑफ 1990s। दोस्तों, जैसे मैंने अब तक वीडियो में डिस्कस किया था कि जापान की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन आफ्टर द एसिड बबल बर्स्ट जापान ने 1990s के डिकेड में सिर्फ एनुअलाइज्ड 1.2% जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई, जो उस वक्त के किसी भी मेजर इकोनॉमीज में सबसे लोएस्ट थी। और दोस्तों, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जापान की एजिंग पॉपुलेशन इज द रीजन कि जापान की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको हम एक मेजर फैक्टर कैसे मान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेंडिंग साइकोलॉजी, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको जापान के डेमोग्राफिक्स दिख रहे होंगे। तो अगर आप क्लोजली देखोगे इस चार्ट को, देन आपको रियलाइज होगा कि 1990 के डिकेड के बाद से जो ओल्डर पॉपुलेशन है जापान की, वो कॉन्स्टेंटली एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। यानी कि लोग वर्किंग क्लास से डिपेंडेंट क्लास में जा रहे थे। अब आप जस्ट सोचना जो भी मैं बोल रहा हूं। सपोज जो व्यक्ति 1990 में रिटायर हो रहा होगा, उसने अपनी सारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट या तो रियल एस्टेट में की होगी एंड व्हेन द एसेट प्राइसेस वर राइजिंग हायर ड्यू टू एक्स्ट्रा मनी सप्लाई, तब तक तो ठीक था। लेकिन 1990 में जब एसेट प्राइसेस क्रैश हुए तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स 70 to 80% डिस्ट्रॉय होते हुए देखी होगी, जिसने उसके फ्यूचर को और अनसर्टेन बना दिया होगा। अब आप ही लोग मुझे बताना कि अगर इस व्यक्ति की जगह आप होते तो क्या आप अपने इतने पैसे डूबने के बाद कुछ नई चीजें खरीदते, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का सोचते? नहीं ना। और जापान में एग्जैक्टली वही हुआ और ये स्कार इतना गहरा था कि जापानीज कंज्यूमर्स आज तक इस घाव से नहीं उबरे, क्योंकि व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो जो जापान के निक्काई 225 ने ऑल टाइम हाई 29 दिसंबर 1989 को मारा था, वो अभी 22 फरवरी 2024 को टूटा है, यानी कि 34 सालों के बाद। और दोस्तों, जो मैं डर की बात कर रहा था, उसके चलते जापानीज लोग इन्वेस्टर्स से सेवर्स बन गए और सेविंग्स किसी भी इकोनॉमी के लिए बुरी ही होती है। इसी सेविंग्स को वापस कंजम्पशन में लाने के लिए जापानीज अथॉरिटीज ने मॉनेटरी पॉलिसी लूजन अप की, लेकिन जो डर जापानीज लोगों में बैठ गया था सो बैठ गया था, उन्होंने कुछ नहीं किया एंड मॉनेटरी पॉलिसी लूजन अप होने के बाद भी जापान इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन से जूझ रहा था और जापानीज येन वापस अप्रिशिएट होने लगा था। चैप्टर 5 गवर्नमेंट पॉलिसी हेंसफोर्थ। दोस्तों, जापानीज लोग इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग करने की बजाय सेविंग्स करने लग गए ड्यू टू 1990 का स्कार,
इसके चलते ना इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट को बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ना के बराबर होने के कारण टैक्स रेवेन्यूज में इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। जो भी गवर्नमेंट को वेलफेयर एंड सोशल एक्सपेंडिचर करने थे वो सब गवर्नमेंट को डेट लेके फाइनेंस करने पड़ रहे थे, जिस वजह से जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो इस दुनिया का सबसे वर्स्ट बन गया, स्टैंडिंग एट 261% एंड स्टिल राइजिंग हायर। इतने हाई डेट के बावजूद जापान सस्टेन कैसे कर रहा है, क्या ये डाउट आप लोगों के मन में नहीं आया? आया ना? इसका आंसर मैं आपको देता हूं। इसका आंसर है 2016 में जापान के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को नेगेटिव करना। दोस्तों, जापान ने लगभग 2000 से ही जीरो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी रखी थी, लेकिन इस सब के बावजूद इकोनॉमी जोर नहीं पकड़ रही थी। तो 2016 में जापानीज अथॉरिटीज ने रेट्स को नेगेटिव टेरिटरी में लेके गए, लेकिन फिर भी इतना कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं था। कोई और देश रहता तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के जाते ही इन्फ्लेशन रॉकेट हो जाती, लेकिन जापान ने 2% के टारगेट इन्फ्लेशन को भी टच नहीं किया अनटिल एंड अनलेस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते उनके ऑयल बिल्स शूट अप नहीं हुए थे तब तक। लेकिन दोस्तों, आपको पता है जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का सबसे ज्यादा घाटा किसको हो रहा है? वो है जापानीज लोगों को। आपके स्क्रीन पे जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स के होल्डर्स की लिस्ट है। आप बस ये देखना कि हाउस होल्ड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस एंड बैंक्स का एक्सपोजर कितना है, तो आप शॉक होंगे कि इट स्टैंड्स एट 84%। लिटरली कोई और देश रहता तो इतने लो इंटरेस्ट रेट पे कोई अपना पैसा नहीं रखता, लेकिन बात घूम फिर कर वही आ जाती है कि वो एसेट बबल क्रैश। उसका इम्पैक्ट जापानीज इकोनॉमी पे इतना जोर से पड़ा कि लोग थोड़ा भी रिस्क लेकर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। प्लस एजिंग के कारण दे आर होल्डिंग बैक ऑन कंजम्पशन टू सेव एज मच एज पॉसिबल, जिसके चलते ना इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना ही कंजम्पशन इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। चैप्टर 6 करंट फॉल इन जीडीपी। दोस्तों, ये पूरी स्टोरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जापान ने अभी अपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का स्पॉट क्यों गवाया। दोस्तों, 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तब से ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से शूट अप हुए, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन दुनिया भर में धीरे धीरे बढ़ रही थी वो तेजी से शूट अप हुई। और रशिया यूक्रेन वॉर ने ना सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर भेजा बल्कि फूड एंड एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस को भी ऊपर भेजा, जिस वजह से कंज्यूमर्स को डबल मार पड़ रही थी। इसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यूएस के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू किया, जिसको दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने पीछे पीछे फॉलो किया, क्योंकि अगर वो यूएस के साथ साथ अपने रेट हाइक नहीं करते तो उनकी करेंसी हेवीली डिप्रिशिएट होती विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, क्योंकि लोग अपना पैसा उस इकोनॉमी से निकालकर यूएस में लगाते जहां पे उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता, दैट टू इन डॉलर टर्म्स। लेकिन दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स में से सिर्फ बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक नहीं किया। उन्होंने रेट्स को मेंटेन रखा, क्योंकि अगर रेट हाइक करते तो पहले उनकी गवर्नमेंट को हायर इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करना पड़ता, प्लस जो धीरे धीरे इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है उसकी जगह और फास्ट डिक्लाइन आता, क्योंकि कंजम्पशन एकदम से ठप हो जाती, इसलिए रेट्स मेंटेन रखे गए, जिस वजह से जापानीज येन की जमकर पिटाई हुई और अभी भी हो रही है। जो जापानीज येन 2022 के स्टार्ट में 115 पे था वही करंटली 150 के पार पहुंच गया है, और यही मेन रीजन है कि जापान ने अपना थर्ड स्पॉट गवाया और शायद अब वो अपना फोर्थ स्पॉट भी भारत को गवा देंगे। चैप्टर 7 करेंसी डेप्रिसिएशन से इतना क्या फर्क। दोस्तों, जिसको भी बेसिक इकोनॉमिक्स पता होगी उसको ये लग रहा होगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, प्लस इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन आएगा जिस वजह से प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट इतना डिक्रीज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ करेंसी डेप्रिसिएशन को एज एन एब्सोल्यूट पैरामीटर हमें नहीं देखना चाहिए, हमें उसको जोड़कर देखना चाहिए इंपोर्ट्स, कंज्यूमर डिमांड्स एंड इन्फ्लेशन से। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल के कारण जापान का इंपोर्ट बिल बढ़ने के बावजूद जापान एक करंट अकाउंट सरप्लस देश है, एंड इवन क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑफ लेटली थोड़े कूल डाउन भी हुए हैं, सो इतना उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्लोबली हाई इंटरेस्ट रेट के चलते
जो ग्लोबल डिमांड है वो भी ठंडी पड़ रही है, जिसका इम्पैक्ट सीधा जापान के एक्सपोर्ट्स पे हो रहा है। एंड एज जापान इज अ करंट अकाउंट सरप्लस देश, इससे आपको ये अंदाजा हो ही गया होगा कि जापान की इकोनॉमी कितनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। अब इसके ऊपर जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके चलते जापान की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, जो उनके टारगेट 2% इन्फ्लेशन से कई ऊपर चली गई थी, जिसके चलते लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे। एंड इसमें दोनों जवान लोग भी एंड ओल्ड लोग भी, क्योंकि जवान लोग इसलिए स्पेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि जो 2010 का डिकेड था जब इन्फ्लेशन बहुत कम थी, उनकी सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी। उल्टा जो उनकी परचेसिंग पावर 2010 में थी वो 2020 तक आते आते हाफ हो गई थी। प्लस ओल्ड लोग तो सेविंग्स मोड में पहले से ही थे, तो उनका क्या ही कहना। इसके चलते जापान में जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में डिक्लाइन आया। इसी चीज को थोड़ा इजीली समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज 10 लोग पहले 100 येन की चीज खरीदते थे, सो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट यूज्ड टू बी 1000 येन। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण यही 100 येन की चीजें अब 150 येन फेच कर रही है। इसका मतलब 50% इन्फ्लेशन। लेकिन इस टाइम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 10 से डिक्लाइन होके 7 हो गए, तो 7 into 150 will give you 1050 येन, यानी कि इकोनॉमी में 50 येन की वृद्धि हुई, यानी कि इकोनॉमी बढ़ी इन टर्म्स ऑफ येन। लेकिन ग्लोबली हम इकोनॉमी की रैंकिंग डॉलर टर्म्स में रखते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो। तो हम लाइव एग्जांपल ही मानते हैं कि 2022 के स्टार्ट में यूएसडी जेपीवाई 115 का था और वही अभी 150 का हो गया है। अब इन वैल्यूज को ऊपर के कैलकुलेशंस में डाले तो अगर जापानीज येन डेप्रिशिएट नहीं होता एंड स्टेबल रहता, 115 पे ही रहता, तो फर्स्ट केस में 1000 येन का आउटपुट $8.69 के इक्वल होता और वही 1050 येन का आउटपुट $9.13 के इक्वल होता, यानी कि लगभग 5% का इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट। लेकिन जैसे रियल लाइफ में हुआ, 1000 येन के आउटपुट के टाइम जापानीज येन 115 पे था, सो $8.69 के इक्वल हुआ। लेकिन जब इकोनॉमिक आउटपुट 1050 येन का हुआ तब जापानीज येन 150 पहुंच गया, जो $7 के इक्वल हुआ, यानी कि 19% का डिक्लाइन। ये तो छोटा एग्जांपल था, छोटे स्केल पे समझाया है, लेकिन इसी को अगर कंट्री लेवल पे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्लिक होगा कि मेन रीजन जापान की इकोनॉमी 3rd से 4th रैंक पे होने का क्या है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जापान की इकोनॉमिक फॉल के पीछे क्या क्या मेन रीजंस थे एंड कैसे अनकंट्रोल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन एक इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। आई नो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगा कि अगर आपको मैं बताता कि जापान की इकोनॉमिक फॉल के पीछे उनकी करेंसी डेप्रिसिएशन का मेजर हाथ है, तो शायद ये सब बातें आपको सुपरफिशियल लेवल पे तो समझ आती, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के आपके मन में कुछ ना कुछ नए डाउट्स आते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी रूप में विद स्मॉल कैलकुलेशन आपको जापान की हालत क्या है ये समझाने का मेरा एक प्रयास था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और दोस्तों, जो भी कैलकुलेशन हमने लास्ट पार्ट में किए थे, अगर आपको समझ नहीं आए हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके वो पार्ट जरूर देखना, क्योंकि जापान की इकोनॉमी के करंट फॉल के पीछे वही मेजर रीजन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।